इस बारे में चिंता करें, वो समाधान देना जो अपेक्षित है, न कि वो जो सही है। ये सब परीक्षण तकनीक के बारे में है, लेकिन जीवू इसे स्वीकार नहीं करता है और जवाब देता है कि वह अभी भी परीक्षण पर सही उत्तर देगा। इस रवैये के लिए उसे असभ्य मानते हुए मिस्टर किम उसे बाकी क्लास के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। बाद में जीवू ने मिस्टर किम को सूचित किया कि वो स्थानांतरित नहीं होंगे। दोपहर में हक्सुंग की एक और यात्रा के दौरान गी चियोल ने उसे एक स्मार्टफोन उपहार में दिया ताकि उसे ढूंढना आसान हो जाए। हक्सुंग ने खुशी से इसे बाद में जीवू को दिखाया और लड़का यह नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह इस छोटे स्क्रीन पर लंबी थीसिस पढ़ रहा है। मदद करने के लिए जीवू ने एक सहपाठी को कंप्यूटर लैब में चुपचाप जाने के लिए कहा ताकि वो पूरे दस्तावेज को प्रिंट कर सके और हक्सुंग को उपहार में दे सके। अगले दिन पाइथागोरस परीक्षण है। हक्सुंग के पाठों की बदौलत जीवू अद्भुत प्रदर्शन कर रही है और जबकि बोराम संगीत को याद करके काफी अच्छी शुरुआत करती है, वो जल्द ही निराश हो जाती है। दबाव उस पर हावी हो जाता है और वो परीक्षा समाप्त किए बिना ही कक्षा छोड़कर चली जाती है। उसकी माँ शर्म से बचने के लिए उसे घर पर ही रहने देती है और स्कूल से झूठ बोलती है और कहती है कि वे यात्रा पर चले जाएंगे। जब जीवू उससे संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसके सभी संदेशों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। शाम को जीवू और हक्सुंग एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में जाते हैं जिसके लिए बोराम ने उन्हें मुफ्त टिकट दिलवाए क्योंकि उनके परिवार की कंपनी इसे प्रायोजित करती है। इसके बाद हक्सुंग ने जीवू को अपने यहाँ रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, जिससे जीवू को एहसास हुआ कि यह पहली बार है जब उसने हक्सुंग को खाना खाते हुए देखा है। उसी रात किसी ने पाइथागोरस परीक्षण को इंटरनेट पर लीक कर दिया, जिससे शिक्षकों के लिए परेशानी पैदा हो गई, जिन्हें अब उस छात्र को ढूंढना होगा जिसने ऐसा किया था यदि वे नहीं चाहते कि शिक्षा बोर्ड उन्हें नौकरी से निकाल दे। इस बीच जीवू और हक्सुंग कुछ खरीदारी करने के लिए एक किताब की दुकान में जाते हैं और एक अजनबी हक्सुंग को पहचान लेता है। यह व्यक्ति भी उत्तर कोरिया से आता है और हक्सुंग को डॉक्टर कहता है। उन दिनों को याद करते हुए जब हक्सुंग उस विश्वविद्यालय में कक्षाएं पढ़ाते थे जहां वो पढ़ते थे। वो व्यक्ति हक्सुंग को प्रसिद्ध गणितीय प्रतिभा भी कहता है और सोचता है कि जीवू उसका बेटा है, जो उन्हें एक अजीब स्थिति में डाल देता है। हक्सुंग ने उस व्यक्ति को याद करने के लिए धन्यवाद दिया और जीवू के सवालों का जवाब देने से इनकार करते हुए दुकान छोड़ने के लिए दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचता है तो हक्सुंग को अपने बेटे ली ताइयोन के साथ बिताए अच्छे समय याद आते हैं, जैसे साथ में रात का खाना खाना, कछुआ लेना और स्ट्रॉबेरी दूध खरीदना, क्योंकि यह ताइयोन का पसंदीदा था। अगले दिन टीवी पर कुछ महत्वपूर्ण समाचार दिखाई देते हैं। रीमैन परिकल्पना सबसे महत्वपूर्ण में से एक। गणितीय समस्याओं को ली हक्सुंग नामक प्रसिद्ध उत्तर कोरियाई द्वारा हल किया जाना है। अब तक विद्वानों के एक बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा जारी है। प्रोफेसर ओ टीवी पर कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बच्चे के रूप में गणित ओलंपियाड में प्रवेश किया और हक्सुंग से मुलाकात की, जो उत्तर का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि ओह दक्षिण का प्रतिनिधित्व करते थे। उन दोनों को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ने एक फैंसी पेन दिया था और ओह के पास आज भी वह है। गी चियोल और जीवू दोनों समाचार देखते हैं और यह जीवू ही है जो सबसे पहले हक्सुंग को ढूंढता है और उससे इसके बारे में पूछता है। हालांकि हक्सुंग क्रोधित हो जाता है और उससे रीमैन परिकल्पना का फिर कभी उल्लेख नहीं करने के लिए कहता है। इस बीच मिस्टर किम को परीक्षण घटना से परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन जब एक छात्र द्वारा कुछ अफवाहें फैलाने के बाद एक सहकर्मी सुरक्षा टेप की समीक्षा करता है तो उसे अपनी मुक्ति मिल जाती है। अगले दिन मिस्टर किम ने जीवू को अपने हाथों में कुछ मुद्रित शीट लेकर कंप्यूटर लैब से बाहर निकलने की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए बुलाया। जीवू ये समझाने की कोशिश करता है कि यह संबंधित है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। टेप साक्ष्य और इस तथ्य के बीच कि वह कुछ ही महीनों में गणित में जादुई रूप से बेहतर हो गया, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मिस्टर किम उसे एक सौदा पेश करते हैं। यदि वो स्थानांतरण स्वीकार करता है तो वो अपना दोष सार्वजनिक नहीं करेगा। अफसोस की बात है कि जीवू द्वारा लीक किए जाने की अफवाहें अभी भी सभी के कानों तक पहुंचती हैं और बोराम इस बारे में परेशान हो जाती है क्योंकि वो सच्चाई जानती है। गी चियोल को भी अपनी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर कोरिया इस बात से नाराज है कि दक्षिण हक्सुंग की उपलब्धियों को ले रहा है, खासकर क्योंकि ये खोजें सैन्य एन्क्रिप्शन से जुड़ी हैं। इसलिए एनआईएस चाहता है कि गी चियोल मामलों को स्पष्ट करने के लिए हक्सुंग को टीवी पर आने के लिए मनाए। हक्सुंग का नाम अब हर जगह चर्चा में है और एक पुराना सहयोगी भी उसे एक साथ उत्तर लौटने के लिए मनाने के लिए उसे मिलने जाता है। हालांकि जब वो स्वीकार करता है कि वह इसलिए पूछ रहा है कि हक्सुंग को लाने से उसे माफी भी मिल जाएगी, तो वो अपना पैर अपने मुंह में रख लेता है और केवल अपने बेटे के साथ जो हुआ उसे सामने लाकर उसे क्रोधित करने का प्रबंधन करता है। गी चियोल एनआईएस को अपनी पीठ से दूर न रख पाने के लिए माफी मांगने के लिए हक्सुंग से मिलने जाता है, लेकिन हक्सुंग अभी भी सभी वर्षों की सुरक्षा के लिए आभारी है। जब हक्सुंग शहर छोड़ने के लिए पैकिंग कर रहा था तो गी चियोल ने उसे अपने शोध के साथ दस्तावेज लौटा दिया, जिसे हक्सुंग ने वर्षों पहले फेंकने की कोशिश की थी और गी चियोल ने इसे बचा लिया क्योंकि यह इतना मूल्यवान था कि इसे कचरा नहीं बनाया जा सकता था। उसी समय जीवू भी आता है, लेकिन चिल्लाने की आवाज सुनकर वो बाहर रहने का फैसला करता है। हक्सुंग गुस्से में है क्योंकि इसी शोध के कारण उनके बेटे की जान चली गई, इसलिए उन्होंने इसे टीवी पर दिखाने से इनकार कर दिया। गी चियोल के जाने के बाद जीवू हक्सन लेकिन बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करता है, केवल उस पर भड़कते हैं। ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि वे शिक्षक और छात्र के अलावा कुछ भी करीब हैं। बाद में जीवू को परेशान बोराम का फोन आता है, जो समझ नहीं पाता है कि वो उन्हें इस तरह फंसाने की इजाजत क्यों दे रहा है।
लेकिन वो बस उसे बताता है कि यह खत्म हो गया है और फोन रख देता है। इस बीच हक सुंग बस स्टेशन पर आता है और जब वो सोचता है कि उसने अपने बेटे का चेहरा एक अजनबी पर देखा है तो उसे वो रात याद आने लगती है जब ताई योन की मृत्यु हो गई थी। साथ ही दलबदलुओं के बचाव के लिए एक और लड़ाई में शामिल होने के बाद ताई योन ने अपने पिता के साथ बहस करना शुरू कर दिया और उन पर स्वार्थी कारणों से दक्षिण भाग जाने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने ऐसा तब नहीं किया जब उनकी मां तपेदिक से बीमार थी। हक सुंग ने जोर देकर कहा कि उन्होंने अपने बेटे को बेहतर जीवन देने के लिए ऐसा किया, लेकिन ताई योन ने बताया कि प्रवेश नौकरियां करना और गंदगी की तरह व्यवहार किया जाना एक विद्वान के लिए बेहतर जीवन से बहुत दूर था। ये चाहने के बाद कि उसके पिता एक कंपनी के रूप में केवल गणित के साथ अपने जीवन का आनंद ले, ताई योन भाग गया और तैरकर उत्तर की ओर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन सीमा गश्ती दल ने उसे देखते ही गोली मार दी। जी वू में वापस जब वो सो रही होती है तो वो स्थानांतरण पत्रों पर उसकी मां की मोहर का उपयोग करने के लिए उसके घर में घुस जाता है। अगली सुबह वो कागजात मिस्टर किम को सौंपता है, जो उसे बताता है कि उसने सही काम किया है। हक सुंग एक होटल में छिपा हुआ है, जबकि गी चेओल उसे टीवी शो में ले जाने के लिए खोज रहा है और वो बोराम से जीवू के स्थानांतरण के बारे में बताते हुए फोन आने पर आश्चर्यचकित है। उस दोपहर पाइथागोरस पुरस्कार समारोह है। जीवू स्कूल से बाहर जा रहा है, लेकिन बोराम अचानक आती है और उसका सामान चुराकर उसे अपने साथ सभागार में ले जाती है। प्रोफेसर ओ ने हाल ही में सिद्ध सिद्धांत के बारे में एक भाषण के साथ समारोह की शुरुआत की और यही वो क्षण है जब हक सुंग ने बीच में आने का फैसला किया, जो नदी पर अपने कछुए को मुक्त करने के बाद स्कूल में भाग गया था। वो अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में अपनी कलम प्रस्तुत करता है, इसलिए प्रोफेसर ओ खुले हाथों से उसका स्वागत करते हैं और उसे भाषण देने की भी अनुमति देते हैं। एक गार्ड के रूप में अपने काम के बारे में मजाक बनाने के बाद हक सुंग ने कबूल किया कि वो वही था जिसने जीवू को गणित पढ़ाया था और मुद्रित थीसिस को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया था कि उसने परीक्षा लीक नहीं की थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मिस्टर किम ने ही अपने निजी छात्रों के लिए परीक्षा लीक की थी, जिसके कारण मिस्टर किम को गुस्से और शर्म के साथ परीक्षा छोड़नी पड़ी। फिर हक सुंग ने अपनी कुछ कहानी साझा की। उन्होंने उत्तर कोरिया को छोड़ दिया ताकि वो गणित का ठीक से अध्ययन कर सके, क्योंकि उनकी अपनी सरकार हथियार बनाने के लिए उनके शोध का उपयोग, वो चाहता है कि उसके गणित का उपयोग नौकरी खोजने और अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए किया जाए, लेकिन इस तरह के लालच के कारण उसके बेटे की जान चली गई। हक सुंग को अपनी पसंद पर शर्म आती है, फिर भी जीवू ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा और अंत तक अपने रहस्य के प्रति वफादार रहे, भले ही ऐसा हो। रोते हुए हक सुंग माफी मांगता है और जीवू को उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता है और इस तरह के भाषण से गी चेओल, जो लगातार सुन रहा है, टीवी साक्षात्कार के बारे में पूछे बिना ही चला जाता है। हालांकि वो बाहर हक सुंग का इंतजार करता है और पेशकश करता है उसे एक सवारी। अपने द्वारा उपहार में दिए गए स्मार्टफोन को फेंकने के बाद गी चेओल ने हक सुंग के लिए थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया, एक नया कानूनी पासपोर्ट जो हक सुंग को दक्षिण कोरियाई नागरिक के रूप में चिन्हित करता है और उसके लिए शहर छोड़ने के लिए टिकट, ताकि एनआईएस ऐसा कर सके। गी चेओल को संभवतः इसके लिए निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनका मानना है कि यह इसके लायक है। कुछ समय बाद गी चेओल जीवू से मिलने जाता है और उसे वो उपहार देता है जो हक सुंग ने उसके लिए छोड़ा था, प्रसिद्ध कलम और उसकी थीसिस का पहला मसौदा। 3 साल बाद जीवू और उनकी कॉलेज कक्षा ने गणित के प्रतिष्ठित ओब्रुवल्फिच रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। हक सुंग अब वहाँ काम कर रहा है और गणित के बारे में लंबी बातचीत करने से पहले जीवू ने उसे कुछ स्ट्रॉबेरी दूध और गले लगाकर आश्चर्यचकित कर दिया।